नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। भारत को कोरोना के खिलाफ पहली नेजल वैक्सीन मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसकी खुराक 18 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन के आखिरी फेज के ट्रायल पिछले महीने ही खत्म हुए। प्राइमरी डोज के अलावा इसे फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज की तरह दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। यहां जब उनसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वे भड़क गए। सीएम नीतीश कहने लगे कि आरसीपी सिंह राजनीति में उनको लाया कौन, उसे आईएएस से प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया कौन। सीएम नीतीश ने कहा कि उसे हमने अपनी जगह पार्टी का अध्यक्ष तक बना दिया, लेकिन वह बीजेपी के साथ चला गया। उन्होंने कहा कि हमने उसके लिए क्या नहीं किया। उसका क्या नाम ले रहे हैं, उसको कौन चीज नाम नहीं लिया सर। अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया। तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है। वो कौन, गलत बात है ना। तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे वो तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो बन भी कैसे सकते हैं। बिहार में महागठबंधन में उन्हें कितनी सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने दिया जाएगा? मात्र 10 या 11 सीट उन्हें मिलेंगी। उसमें वो जीतेंगे कितना, ये भी उन्हें पता है। जनता का काम नहीं करते हैं, सिर्फ जनता दरबार लगाते हैं। इनके हिस्से जेडीयू में कब आएगा? 10 या 11? कितना जीतेंगे तो पता चलेगा चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया है किसी प्रदेश के लिए? बताएं जरा, आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया? समय काटना। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। जरा जनता दरबार पर आइए, कल ही जनता दरबार हुआ है ना जी। इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जनता दरबार कर रहे हैं। इनको तो चाहिए, दरबारी कल्चर पसंद है। कहाँ ये तो पटना में आइए, यहाँ इनका दरबार लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। दोनों देशों ने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। विपक्षी एकता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम बनने की इच्छा नहीं, हम साथ हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हम विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में हैं। आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप सर, हम लोग विपक्षी दल से पूछ रहे हैं सर। क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चाहे वह दिल्ली जाएं या फिर पूरा देश, नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। पहले विपक्ष इस बात को तय कर ले कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। बिहार की सरकार पर भी उन्होंने बरसते हुए कहा कि आज तक
वो पूर्व मंत्री जिन्हें कानून मंत्री बनाया गया था वो फरार है। राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। बिहार में सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। रिमोट कंट्रोल तो लालू प्रसाद यादव के हाथ में है। कानून मंत्री तो झांकी है, पूरी बिहार सरकार अभी बाकी है। भाई अभी बिहार सरकार का मुख्यमंत्री जब फरार है तो मंत्री का क्या करिएगा? मुख्यमंत्री अभी गए हैं ना, वो 5 दिन के दौरा पर गए हैं बिहार सरकार। बिहार संभल नहीं रहा है, गए हैं देश को संभालने के लिए, सब भ्रष्टाचारियों को एक साथ मिलाने के लिए। मिला ले, अच्छी बात है। ये कानून मंत्री को पुलिस ढूंढ रही है मगर नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना कि कानून के राज में कानून मंत्री नहीं मिल रहा है। उनको मंत्री कैसे बना दिया उस दिन है? ये तो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है सरकार। रिमोट कंट्रोल तो वहाँ लालू जी के हाथ में है? बटन वहाँ दबाते हैं जैसा जैसा दबाते हैं। अपराधी, अपहरणकर्ता, बगल में जितने भी भ्रष्टाचारी है सब तो कैबिनेट में। तो अभी तो एक मतलब की झांकी है, कानून मंत्री की झांकी। अभी तो पूरी सरकार बाकी है। बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में फंसे बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने कार्तिकेय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से कार्तिकेय सिंह का मामला उठा है तब से उनके गुर्गों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। केस को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की बात भी कही जा रही है। जब कार्तिक सिंह जी कानून मंत्री रहे हैं, उन पर मेरे पति का अपहरण का मामला है और उनके खिलाफ वारंट भी जाहिर है उन पे, लेकिन वो खुद फरार चल रहे हैं। मेरे पति 1 साल से जेल में हैं और उन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है। पर चूँकि इस केस को लेकर वो ज़्यादा ना बोल पाए इसलिए ज़बरदस्ती उन पे आरोप लगाया गया है। और 20 अगस्त को 4 गाड़ियाँ से लोग जाते हैं। जब कार्तिक सिंह का मामला काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया तब 4 गाड़ियाँ से लोग जाते हैं बेऊर जेल और वहाँ पे कहते हैं कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करिए वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। जेल प्रीमाइसेस में अभी तक उनके परिवार वालों को ये सुविधा नहीं दी गई कि उनसे मुलाकात हो सके। आउट ऑफ टाइम जाके 1:30-2 बजे के बीच जाके उनसे 4 गाड़ी से लोग जाके मिलते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते हुए उनको दबदबा दिखाते हुए कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए वरना आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके घर पे लोग आ जा रहे हैं, घर पे लोग फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आपको भी तो यहीं रहना है, आपको कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। डर महसूस हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैंने इस चीज़ को लेकर SSP सर को भी लेटर लिखा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, पर अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मैंने इस चीज़ को फ़ोन भी किया उनको, पर मेरे फ़ोन को इग्नोर किया जा रहा है और इसलिए मैंने सर माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को ये लेटर लिखा और उनसे ये आग्रह किया कि मेरे इस मुश्किल को देखा जाए, मेरी समस्या को देखा जाए। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में छापा मारा। इससे पहले इस मामले में CBI भी छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप भी लगाया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब रैना IPL और घरेलू क्रिकेट खेलते हुए भी नहीं दिखेंगे। रैना ने 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। इसके बाद IPL में उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था। इसी वजह से IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। अब रैना ने IPL और घरेलू क्रिकेट में भी अलविदा कह दिया है। सुरेश रैना IPL के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं और उन्हें मिस्टर IPL भी कहा जाता था। हालांकि बाद में उनका फॉर्म खराब हुआ और इस टूर्नामेंट में भी रैना संघर्ष करते नजर आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब करिए।